चाइल्ड लाइन पढ़े डीप स्लीप में है। जब नींद आए खड़े होके पढ़ो, जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। अच्छा था, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। नींद क्यों आती? 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है, यही है ना तुम्हारी बीमारी? सुनना, तुमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन से पूछा। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है, कहता सो जाओ, तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे, और अगर नींद को जीतना ही तुम लोग चाहते हो कि नींद आए ही ना, नहीं उसका तरीका बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यही इलाहाबाद में जय हिंद फ्रेंड्स। कोई सवाल? अच्छा था, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। नींद क्यों आती? हाँ वो वैसे सही हो जाता है। पॉलिटी की कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लिए नहीं कोई किताब जो भी खरीदे हो? एनसीईआरटी खरीदे। कितनी देर तक मूवी देख सकते हो एक बार में? कितने घंटे लगातार? नहीं, कितनी क्षमता है तुम्हारी? मान लो तुम्हें मूवी के साथ बैठा दिया जाए, और तो कितनी लगातार एक साथ कितनी दे सकते हो? 6, 5, 4, 3, कितनी लगातार? 2 मतलब 6 घंटे है ना? 6 घंटे। और 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है, यही है ना तुम्हारी बीमारी? 45 मिनट, चलो 1 घंटे मान ले, तब तो तुम्हारा दिमाग अच्छा है। अगर 1 घंटे बाद आ रही तब तो अच्छा है। दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाता, वहां छोड़ देता है चीजों को। ये उसकी बहुत खास बात है। जिस चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, तो सो जाता है। कहता कहा है सामने रखो, हटाओ यार। और जिस चीज में वो जुड़ जाए, तुम तो बोले ना कि तुम 2 मूवी एक साथ देख सकते हो, ऐसे लोग हैं जो 6 देख लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। यहां क्यों? ये ऐसा क्यों है? यहां तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मूवी मतलब हरामखोरी शुद्ध, मन को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस बैठे हैं, मन से कोई लेबर नहीं हो रहा है। लेकिन किताब का मतलब, यही तो अंतर है किताब में और मूवी में। किताब का मतलब कि जब एक लाइन पढ़े तो सोचना है उस लाइन पे। कोई किताब दो, है? दे दो ऐसे। विपिन चंद्रा है? लो ये लो। The great Mughal Empire, the envy of its contemporaries for almost 2 centuries, declined and disintegrated during the first half of the 18th century. रुकना है। The great Mughal Empire, envy of its contemporaries, अपने समकालीनों के लिए जो जलन का विषय था, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कॉमा लगाया है, डिक्लाइंड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। एक लाइन में 2 मैसेज है कि वो महान मुगल राजवंश जो अपने समकालीन राजवंशों के लिए ईर्ष्या का विषय था, वो डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट कर गया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये सोचना है, यहां सोचना नहीं है। तो जब मन आदी हो जाता है मूवी देखने का, इसीलिए तो यूट्यूब और ये सब क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता की तो खा रहे हैं। The Mughal emperors lost their power and glory and their empire shrank to a few miles around Delhi.
सत्ता चली गई, नाम चला गया, और उनका पूरा साम्राज्य किसके चारों तरफ सिमट गया? दिल्ली के। In the end, in 1803, Delhi itself was occupied by the British army and the proud Mughal emperor was reduced to the status of a mere pensioner for a foreign power. 1803 में दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। देखो एक पैराग्राफ कितनी बातें कह रहा है। कह रहा है द ग्रेट मुगल एम्पायर, जो एनवी था अपनी कंटेम्पररी के लिए, वो डिक्लाइन कर गया और डिसइंटीग्रेट कर गया। पहली बात कह रहा। दूसरी बात कह रहा उनकी ग्लोरी खत्म हो गई, उनका एम्पायर खत्म हो गया और सिर्फ दिल्ली तक समट गए। फिर कह रहा 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली भी छीन ली और मुगल बादशाह सिर्फ एक पेंशनर बनकर रह गया। फिर A study of the process of decline of this great empire is most instructive. कह रहा है इस साम्राज्य के पतन की जो कहानी है वो बहुत क्या इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टेड मतलब बहुत निर्देश, दिशा देने वाली है तुम्हें कि कैसी साम्राज्य का पतन क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पूरी आउटलाइन तुमको बताने वाली है ये कहानी। It reveals some of the defects and weakness of India's medieval social, economic and political structure which were responsible for the eventual subjugation of the country. ये तुमको ये पूरी कहानी तुम्हें बताएगी the shortcomings, कमजोरी किसकी? इंडिया के सोसाइटी की, इंडिया के इकोनॉमी की, इंडिया के कल्चर की, जिसने इस कंट्री को गुलाम बनाया। ये पूरी कहानी क्या है? इंस्ट्रक्टिव है। एक पैराग्राफ तैयार, पर सोचना पड़ा ना। तो जिसका दिमाग, सुनना तुम भी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता है। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है? वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं, उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, कहता सो जाओ, सुनो, तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे, तब तुमसे कहेगा कि अरे कहां जा रहे हो। पहले तो ये अपने सबसे अच्छे हथियार को इस्तेमाल करेगा, नींद को। हमसे कोई कहता नींद नहीं आती तो उसको डीटी बसु पकड़ा देता हूं कि ये ले, चाइल्ड लाइन पढ़े, डीप स्लीप में है। तुम आज जाके किताब ले लो दुर्गा दास बसु पॉलिटी की, तुम कल से यहां आना बंद कर दोगी कि अरे ये नहीं पढ़ पाएंगे। किसी को भी तैयारी से दूर करना है, उसको 2-3 किताबें दे दो। पहली से उसमें है दुर्गा दास बसु पॉलिटी की, कह दो अगर ये किताब पढ़े तो हो सकता है निकले, हो सकता है। और एक उसको सुमित सरकार पकड़ा दो, मॉडर्न इंडिया वाली, आधुनिक भारत वाली, और उसको पकड़ा दो दत्ता सुंदरम, कह दो ये 3 किताब अगर पढ़ लिए तो आईएएस। छोड़ देगा वो, 98% गारंटी वो छोड़ देगा कि अरे भैया। और हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है, जिस किताब को पढ़ के नींद आती है उसको वो अच्छी किताब कहते हैं। कहते बहुत अच्छी किताब है, पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन गुड्डू भैया बता रहे थे कि किताब बहुत अच्छी है। अभी हमसे 3-4 दिन पहले एक साहब मिले, कहे आप अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में नॉर्मन लॉ का नाम नहीं लेते हैं, अच्छी किताब नहीं है, जितने टॉपर हैं सब उसका नाम लेते हैं। हमने कहा तुम पढ़े हो? हमने कहा हमने तो नहीं पढ़ा। तुम पढ़े हो? कहा हमने तो पढ़ा है। हमने कहा अल्फ्रेड मैहन ने क्या कहा है, वर्ल्ड वॉर क्यों होते हैं? क्या कौन? हम कहा अल्फ्रेड मैहन। क्या ये उसमें दिया है? हमको पहले चैप्टर में दिया है। चलो अल्फ्रेड मैहन नहीं पता, नहीं, एलसीएफ टर्नर का बताओ स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, पहला वाला।
बोली ये सब नाम उसमें है। मैंने कहा छोड़ो। एक बहुत प्यारा जर्मन इतिहासकार है फ्रिट्जर, उसका स्टेटमेंट क्या है विलियम सेकंड को लेकर? हम कह जाओ, ये तो 44 डिग्री पारा हो गया है। तुम्हारा काम पहले है ज्योग्राफी को समझना कि क्या है ज्योग्राफी। तो सबसे सरल किताबें उठाओ। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होते हैं। जब तुम समझने लगे तब उसकी एडवांस्ड बुक उठाओ। यह फॉर्मूला है। जब तुम समझने लगे क्लाइमेट क्या है, एक्लिप्स कैसे होते हैं, अब तुम समझने लगे, तब तुम जब बड़ी किताबें उठाओगे तो अब समझ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुमको पता है लोकसभा क्या है, और तब तुमने जब लक्ष्मीकांत उठाई तो तुम सोच के देखो, तुम्हें पता है लोकसभा क्या है, और फिर तुमने लक्ष्मीकांत उठाई तो पहले से जो पता था वो प्लस जो उसमें से तुम्हें नया मिलने लगा वो तुम बाहर निकालने लगी। बस हो गई पढ़ाई। अब अगर तुमने पहले दिन लक्ष्मीकांत उठा ली बिना पता किए तो तुम गई। तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, आने दो, अच्छा है, लेकिन जब नींद आए खड़े होके पढ़ो। हाँ एक हथौड़ी ले आओ छोटी सी, मारो टक से। और उससे अच्छा तरीका, उससे भी अच्छा तरीका है, बिना भोजन के बैठो क्लास में, भुना चना खाओ दिन भर, रात में खाओ बढ़िया मटन चिकन आलू। सो भूख जहां लगेगी, अभी रमजान चल रहा है, जहां भूख वहां कहां नींद है? नींद तो वहां है जहां पेट भरा हुआ है। मन बदतमीजी ही तब करता है जब पेट भरा हो। मन का सिद्धांत ही यही है, जब उसका पेट भरा होता है तब उसको खुराफात सूझती है। ग्लूकोज डाल लो पानी में, खाली पानी मत पियो, ग्लूकोज डाल लो। शुगर तो नहीं है? देखो इन सारी चीज, अब ये तुम्हारी व्यक्तिगत चुनौतियां हैं। जैसे मैंने कहा ना, जब मैं पढ़ता था और मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैंने उस व्यक्तिगत चुनौती, कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारी व्यक्तिगत है, तो हर आदमी के अपने रास्ते होंगे उस व्यक्तिगत चुनौती के लिए। मैं खड़े होकर पढ़ता था, तो अब मैं कहूंगा खड़े होकर पढ़ो, लेकिन हो सकता है तुम उसका कोई और रास्ता निकाल लो। चुनौतियां एक है, रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए आज तक ध्यान की कोई एक विधि पैदा नहीं हो पाई। जो संत आया उसने अपनी विधि बताई, लेकिन वो विधि तुमको कुछ दूर तक ले गई, उसके बाद तुमको अपनी विधि निकालनी पड़ी। तो तुम्हें अपनी विधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो चुनौती तुम्हारी व्यक्तिगत है। बताओ, कुछ कह रही थी? नींद पे क्यों कंट्रोल करना चाहती हो? कितना घंटे सोती हो? तो कम तो है। और अगर नींद को जीतना ही तुम लोग चाहते हो कि नींद आए ही ना, नहीं नहीं, उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यही इलाहाबाद में तुम्हें कुछ नहीं करना, झूसी जाना गंगा उस पार, वहां पे सत्यम योगी जी का आश्रम है, क्रिया योग। वो लोग सोते ही नहीं, सोते ही नहीं, वो सिखाते ही यही है, क्रिया योग, कायाकल्प, सोना ही नहीं है। अरे तो पहले 10 दिन नींद जीत लो जाके, नींद ही तो जीतनी है। 7 घंटे की नींद अच्छी है, उसको मत छेड़ो। 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी है, उसको मत छेड़ो, चलने दो। इतना सुकून रहने दो शरीर को, इतना सुकून रहने दो।
ये मत करो कि 4 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, पता लगा नींदे गायब हो गई, अगली बार है तो हॉस्पिटल में देख रहे हैं तुमको। ये चंद्रमा सर मैंने ऐसा सोचा खींच लूं, मत करो। 7 घंटे की नींद अच्छी है, इसको कहते हैं ना जबरदस्ती करना। जबरदस्ती मत करो। अगर 10 होती तो मैं तुमसे कहता कि चलो थोड़ा ज्यादा है, कुछ कर लो। 7 मत करो, 7 चलने दो। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। इसीलिए साधु महात्मा, जैसे कभी तुम चलोगे, औरगानंद महाराज के आश्रम गए हो, 3 बजे उठाते हैं सुबह, कहते हैं मन को सुविधा देना बंद कर दो। कहेगा गर्मी लग रही, लगने दे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। कटरा में एक जगह है कारपेंट्री चौराहा, जानती हो? कारपेंट्री स्कूल है वहां पे। कारपेंट्री स्कूल के आगे, चौराहे के आगे एक दाहिने साइड में गली जाती है। उस गली में एक केसरवानी जी का मकान है, वहां मैं किराए पे रहता था, टॉप फ्लोर पे। मतलब हमारे ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, हम टॉप फ्लोर पे थे। उनका जो टॉप फ्लोर था उस पर 2 कमरे ऊपर बने हुए थे, 2, उसमें एक एक लड़के किराए पे रहते थे। एक हम थे, एक बांदा के मौर्य जी थे। तो ऊपर पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा। इससे पूरी शरीर गीली हो जाती थी पसीने से। मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो। मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। हमारे देश में खिलाने की बड़ी परंपरा है। तुम किसी घर जाओ, लोग बहुत खिलाते हैं। क्यों? पहले लोग साइकिल पे चलते थे सन 80-80 में। अब हमारे फूफा जी साइकिल से आते थे हमारे घर, 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। ऐसे तुम्हारे भी रिश्तेदार आते रहे होंगे पहले। पिता से पूछना, अपने पिताजी से। अब जो आदमी 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, उसको तुम 2 फुल्का खिलाओगे? वो किचन में जाकर सब डिब्बा उब्बा उठा पटक देगा, क्योंकि वो आया है और फिर जाएगा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर। तब लोग इतना खाते थे, 50 पूड़ी खा गए, आधा किलो रबड़ी खा गए, 4 लीटर दूध पी गए। अब वही परंपरा लोग आज चला रहे हैं। अब तुम कार उठाए, अपने दोस्त के घर पहुंच गए, वहां मिठाई, गुलाब जामुन। अब तुमको लग रहा भैया शुगर बढ़ जाएगी, इतना काहे खिला रहे हो? और तुम्हारे घर कोई आए और खाने को मना करे तो जबरदस्ती मत किया करो यार। इस देश में बड़ा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। नहीं, 2 लड्डू खाना पड़ेगा। सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुविधाओं ने मन को हरामखोर बना दिया है। उस हरामखोरी से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। तो थोड़ी थोड़ी सुविधा छीन लो, एक बैग मत छीनो, थोड़ी थोड़ी छीन लो। जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े होके पढ़ो, 10 घंटे मत खड़े होना, पता लगा बैक पेन शुरू हो गया। 4 घंटे
जो टॉपिक तुम्हें तैयार करना है वो खड़े होके पढ़ो। जब तैयार हो गया तब कुर्सी पे बैठ जाओ, पार्क में चले जाओ, घूम लो, ऐसे कर लो, उस तरह कर लो, सुविधा छीन लो और डायरी बना लो। सुविधा छीनते जाओगे मन जागता चला जाएगा। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी? राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। नहीं तो रह जाते कौशल के राजा, कोई जान थोड़ी पाता। 14 साल रहे जंगल में। तो सुविधा का त्याग करके अपने आप को फिर से जिंदा करने का नाम तपस्या है। तो छोटी छोटी सुविधाओं को जीवन में खत्म कर दो। छोटी छोटी, सारी नहीं, छोटी छोटी। कुछ सुविधाएं जरूरी भी है, तो छोटी छोटी। जैसे अब दोपहर बहुत है, आप साइकिल मत चलाना, सुबह की क्लास में साइकिल चलाओ। और इस समय अगर साइकिल से आते हो तो बाकायदा गमछा लेकर सर पूरा कवर करके और एक प्याज जेब में रखो। ये बहुत किलर धूप है। ये पूरा गमछा बांधकर पूरा और प्याज, और कोशिश करो कि इतने दोपहर में अवॉइड करो। इसलिए इस्लाम में चंद्रमा और तारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा बिजनेस रात में होता है। मरुस्थल है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां दिन में कोई नहीं निकलता, रात में सारे कारवां रात में चलते हैं। तो उनका लूनर कैलेंडर है। हमारा सारा काम दिन में होता है, तो हमारा सोलर कैलेंडर है। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा UPSC में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं UPSC CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.